अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथ 7th सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। और इसमें हमने पढ़ना है सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास कैसे होते हैं और हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग डील विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें डील करती है ऑप्टिमाइजेशन के फंक्शन के साथ, और जो फंक्शन के वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इट इज a subject to a set of the linear equalities or inequalities known as a constraint। और उसके बाद हमने कहा कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो लीनियर इनक्वालिटी होगा या इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। जो इनक्वालिटी और इनइक्वालिटी के साथ सब्जेक्ट होगा लीनियरली, उसको हम कंस्ट्रेंट लीनियर प्रोग्रामिंग का नेम देंगे। उसके बाद नाउ द लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स विद इन्वॉल्व the allocations of the limited resources in an optimal manner and the basis of the given criteria of the optimality। हमने कहा कि जो हमारे पास मैथमेटिकली टेक्निक्स है उसको हमने क्या करना है, एलोकेशन के अंदर, लिमिटेड एलोकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो उसके एलोकेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करते हुए अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या फिर क्राइटेरिया ऑफ द ऑप्टिमैलिटी को चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स है जिनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास का क्या स्टेप है, स्टेप आ जाता है हमारे पास स्टेप फॉर मैथमेटिकली फार्मूलेशन। तो इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, और इसी से रेलेवेंट हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है। स्टेप नंबर 1 हमने क्या करना है, टू राइट डाउन द डिसीजन ऑब्जेक्टिव वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, फर्स्ट जो हमने काम करना है वो हमने डिसीजन वेरिएबल या ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स प्रॉब्लम का लिखना है। सेकंड स्टेप तो हमारे पास होगा टू फार्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज एज लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप के ऊपर जो फार्मुलेट होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको ऑप्टिमाइज करना है लीनियर फंक्शन के डिसीजन वेरिएबल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप नंबर 3 टू फार्मुलेट द अदर कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम सच एज रिसोर्सेज लिमिटेशन, मार्केट कंस्ट्रेंट्स, interrelation between variables are linear equation are inequalities in term of decision variable। उसके बाद हमने क्या करना है, अदर कंडीशंस को यूज़ करना है, प्रॉब्लम की जो अदर कंडीशन होगी उसको यूज़ करते हुए अपने इक्वेशन को फॉर्मुलेट कर लेना है। लिमिटेशन रिसोर्सेज होंगे, उसके साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन होगी, जो कंस्ट्रेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंटर रिलेशन होगा बिटवीन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस के साथ, और वो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होगी वो हमारे पास इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के साथ होगी, और वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट किसके साथ, हमारे पास जो हमारे पास उसके वेरिएबल होंगे वो डिसीजन वेरिएबल के टर्म में एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में हमें बोला गया है कि डू ऐड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट फ्रॉम द कंसिडरेशंस so that the negative value of the decision variables do not हेयरिंग बीन। हमने क्या करना है, जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ टर्म को खुद से सुपोजिशन कर लेनी है, मीन सपोज कर लेना है। जो नेगेटिव वैल्यू होगी डिसीजन वेरिएबल की उसके हमारे पास वहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसी से रेलिवेंट एग्जांपल। इसी स्टेप को हमने क्या करना है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप नंबर 4 तक हमने क्या करना है, ये स्टेप 4 के 4 यूज़ करने हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो इसकी हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है, जो गिवन एग्जाम्पल है उसमें हमें बोला गया है पर्सन रिक्वायर्ड 10, 12 एंड 12 यूनिट्स ऑफ द केमिकल ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली फॉर हिज गार्डन। एक पर्सन है जिसको हमारे पास जो केमिकल के यूनिट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो केमिकल यूनिट्स है उसको नाम दे दिया गया है ए, बी, सी का, और उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास 10, 12 एंड 12। ए को भी हम लोगों ने 10 का नाम दिया है, बी को 12 का नाम दिया है, सी को भी 10 का नाम दिया है, और ये हमारे पास
पास पर्सन को रिक्वायर्ड होती है केमिकल्स की कुछ क्वालिटीज़ गार्डन के लिए, उसने क्या करना है गार्डन में उसको कुछ यूज़ है केमिकल्स अपने पौधों के लिए। ये हमारे पास जो बागात के अंदर उसके कुछ जो प्लांट्स मौजूद है उसके लिए उसे केमिकल की ज़रूरत है। आ लिक्विड प्रोडक्ट कंटेन, जो लिक्विड प्रोडक्ट होगी वो कंटेन करेगी 5, 2 एंड 1 यूनिट ऑफ द केमिकल ए एंड बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। हमने कहा कि जो हमारे पास क्या होगी लिक्विड प्रोडक्ट होगी वो किस पे ऊपर कंटेन करेगी, ए कंटेन करेगा 5 के ऊपर, बी कंटेन करेगा 2 के ऊपर, सी कंटेन करेगा 1 के ऊपर। वो भी हमारे पास यूनिट किसके होंगे, यूनिट ऑफ द केमिकल की रिस्पेक्ट से ही हमारे पास क्या होगा लिक्विड प्रोडक्ट कंटेन करेगा। जैसे जैसे हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट कंटेन करेगा उसके साथ साथ हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट भी कंटेन करेगा। जो ड्राई प्रोडक्ट होगा वो 1, 2, 4 होगा यूनिट ऑफ केमिकल के यूनिट की हमारे पास रिस्पेक्ट से। और ये हमारे पास क्या है पर टेक्स की रिस्पेक्ट से होगा, ये हमारे पास पर कार्टन की रिस्पेक्ट से होगा। जो हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट आएगी वो लिक्विड प्रोडक्ट पर टेक्स की रिस्पेक्ट से है, जो ड्राई प्रोडक्ट है वो हमारे पास पर कार्टन की रिस्पेक्ट से है। और जो उसकी यूनिट केमिकल होगी ए की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू 4 होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है इफ द लिक्विड प्रोडक्ट कॉस्ट 3 रुपीज़ पर जार। जो हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट है उसकी हर जार की जो कीमत है वो 3 रुपीज़ है एंड द ड्राई प्रोडक्ट कॉस्ट 4 रुपीज़। जो हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट है उसकी जो रुपीज़ है वो हमारे पास पर कॉटन की वो हमारे पास 4 रुपीज़ है। हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी परचेज इन ऑर्डर टू द मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मीट द रिक्वायरमेंट। हमने क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना है ईच परचेज, जो जितनी भी मिनिमाइजेशन कॉस्ट होगी रिक्वायरमेंट की वो जो परचेस हो रही होगी हर एक की हमने क्या करनी है मिनिमाइजेशन की कंडीशंस को यूज़ करते हुए वो रिक्वायरमेंट को हमने फाइंड आउट करना है पर कॉटन की रिस्पेक्ट से पर टेक्स की रिस्पेक्ट से। सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 है एक्टिविटीज़ वेरिएबल और डिसीजन वेरिएबल। हमने हमारे पास जो स्टेप 1 है वो हमने क्या है हमारे पास है एक्टिविटी वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट से और डिसीजन वेरिएबल। हमने कहा कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ एक्स। जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट लिक्विड प्रोडक्ट को शो कर रहा है बाय द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट। इसी तरह हमारे पास क्या है एक्स हमारे पास यूनिट किसके लिए है नंबर ऑफ द यूनिट लिक्विड प्रोडक्ट। और जो हमारे पास ये हमारे पास जो आता है ड्राई प्रोडक्ट वो हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट को इंडिकेट कर रहा है। देन हमारे पास हमें क्या बोला गया है इसका जो स्टेप नंबर 2 है वो हम परफॉर्म करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टेप नंबर 2 होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज हो सकता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास गिवन है कि जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज होगी, तो हमने लिख दिया मिनिमाइज। और ये हमने मिनिमाइज जी फंक्शन का नाम दे दिया इक्वल टू हमें ये गिवन है, यहाँ से हमने देख के लिख लिया कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी थी और सेकंड कॉस्ट हमारे पास जो फर्स्ट कॉस्ट है वो हमारे पास 3 थी और जो सेकंड कॉस्ट है वो हमारे पास 4 थी। तो हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया 3x1 + 4x2। तो ये हमारे पास आ गया मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 + 4x2। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है हमने कंस्ट्रेंट लिखना है, वो हमारे पास आ सकती हैं इक्वल भी, लेस और इक्वल भी, ग्रेटर देन और इक्वल भी और ग्रेटर देन भी, लेस देन भी और ग्रेटर देन भी। ये हमारे पास इन सारी सिंबल्स के साथ हमारे पास कंस्ट्रेंट आ सकती है। सबसे पहले हमने क्या करना है कंस्ट्रेंट लिखना है। हमें पता है जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास मिनिमाइजेशन की है, मिनिमाइजेशन की कंस्ट्रेंट होगी तो हमारे पास आल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, मैक्सिमम की होगी तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू वो हमारे पास जो वेरिएबल होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया केमिकल के रिस्पेक्ट से ए की सारी वैल्यू लिख ली। ए की वैल्यू हम लिखते हैं, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ से सारी की सारी ए की, पहले हमारे पास ये ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए, तो सारी हमने क्या करना है ए के रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यूज़ देख लेंगे। ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं यहाँ से देख के हमने ए और बी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये हमारे पास वैल्यूज़ किसकी आ रही है, ये हमारे पास 5 वैल्यू आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमने देख लिया ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ से ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, बी की वैल्यू 2x1 आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमने यहाँ से ये x1 वाली वैल्यू लिख ली, यहाँ से हमने क्या कर लिया x2 वाली वैल्यू लिख ली। ये वैल्यूज़ लिख ली, लिखने के बाद ये हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जब ए की वैल्यू लिखी तो वो हमारे पास आ गया 5x1 + 1x2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आता है 5x1 +
x2। यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है 5x1 है, और ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रहा है a की वैल्यू के साथ, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, ये 5x1 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है x2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10। इसी तरह b के लिए लिख लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2। b की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी 2 से स्टार्ट होगी, 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। ये देखते हैं हमारे पास ये कैसे आई है। यहाँ से ये देखें कि ये हमारे पास वैल्यू b के लिए है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2x1 लिख लिया। यहाँ से हमने b की वैल्यू देख ली, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो 2x1 आ गया। यहाँ पे b की वैल्यू देखें तो क्या आ रही है 2x2 आ रही है। ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास किसकी आ जाएगी, b की वैल्यू पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या है 12, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगी 12 के। तो ये हमने क्या कर लिया, दूसरी भी इनक्वालिटीज लिख ली। इसी तरह तीसरी, सॉरी इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं। फर्स्ट 2 कंस्ट्रेंट आ गई, अब हमने क्या करना है सेकंड कंस्ट्रेंट मीन थर्ड कंस्ट्रेंट लिख लेंगे सी के रिस्पेक्ट से। हमने क्या करना है लिक्विड और ड्राई प्रोडक्ट की हमने सी की वैल्यू देख लेनी है। सी की वैल्यू इसके ऊपर क्या आई है x1, तो इसको हम सी की वैल्यू 1 है तो इसको हम x1 कह देंगे। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो इसको हम क्या कह देंगे 4x2 ग्रेटर और इक्वल सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12, तो इसको हमने लिख दिया। ये हमारे पास किसके इक्वल आई है, ग्रेटर और इक्वल टू 12 आई है। ठीक है, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी की तीनों कंस्ट्रेंट हमने लिख ली। ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रेटर देन आएगा, मिनिमाइजेशन होगा तो ग्रेटर और इक्वल की इनक्वालिटी आएगी, मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो वो हमारे पास लेस और इक्वल की इनक्वालिटीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होगा तो हमारे पास जो x1 और x2 है उसकी सारी की सारी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। हर क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये लाजमी लिखना है कि नॉन नेगेटिव जो कंस्ट्रेंट होगी उसमें जितनी भी हमारे पास वैल्यू आ रही हो x1 x2, अगर इसके साथ x3 भी आ जाता वो भी हमने ऐड करना था। x1 x2 ऑल हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के रेलिवेंट हमने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, डिसीजन वेरिएबल कैसे आता है, उसके साथ साथ हम कंस्ट्रेंट को लिखने का वे क्या होता है। कंस्ट्रेंट हमने लिखी केमिकल ए की रिस्पेक्ट से, केमिकल बी की रिस्पेक्ट से, केमिकल सी की रिस्पेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमने बता दिया नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हो तो ऑल वेरिएबल ग्रेटर और इक्वल आ जाते हैं 0 के। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।